Hello everyone and welcome to our educational channel, The Next Level Academy. This is me, Donna Vardhan, your teacher, your guide, your host, whatever you consider. And आज हम cover करने वाले हैं 5th and 6th topic, that is ये part 3 होने वाला है, chapter 1, history का class 10 का. Alright. सो लेट्स कंटिन्यू ऑल्सो एंड तक बने रहना. बने बनाए नोट्स पीपीटी में है, इसको लिख लेना. स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो बट लिख लेना आपके लिए अच्छा होगा. एंड इतने अच्छे एंड ईजी वे में समझाने वाले हो ना, स्टोरी की तरह, कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ अ 5th टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन. ओके, इससे पहले अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टॉपिक कहाँ गई, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में समझा दिया है. अगर आपने नहीं देखा जाके देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विजुअलाइजिंग द नेशन. तो अभी क्या हुआ ना, यूरोप के जो आर्टिस्ट थे ना 18th एंड 19th सेंचुरी के, उनको अभी ऐसा चुल मची थी कि अभी हमने नेशन स्टेट भी बना लिया, हमने आज़ादी भी ले ली. अभी उनको था कि देश को ना एक चेहरा देना चाहिए. उनको ऐसा लगा जैसे इंडिया का एक चेहरा है भारत माँ, है ना, भारत माता ये फिगर है. तो वैसे यूरोपियंस को भी लगा कि हमें भी एक फिगर देना चाहिए, एक चेहरा देना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, फीमेल फिगर्स ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए. लेकिन ये जो फीमेल फिगर्स जो थे ना, वो लिविंग बीइंग नहीं थे, कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था. भारत में एग्जिस्ट तो नहीं करती, इमेजिनरी ही है. तो वैसे ही ये जो फीमेल फिगर्स थे यूरोपियन आर्टिस्ट ने जो ड्रॉ कर रहे थे, ये भी इमेजिनरी ही थे, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे. तो ये फीमेल फिगर क्या करते थे ना, एक नेशन का जो फीलिंग होता है, एक नेशन का, अभी एक नेशन का जो फीलिंग होगा ना, पेट्रियोटिज्म वगैरह, ये हम कैसे शो करेंगे, क्या शो तो नहीं कर सकते. तो उसको क्या करते थे, एक फीमेल फिगर को ड्रॉ करके उसके थ्रू में शो करते थे. ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे जो ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या करा. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे ना, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने फीमेल फिगर्स को यूज़ करा अपने आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए. जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक को शो करने के लिए. जैसे लिबर्टी को दिखाने के लिए रेड कैप, जैसे ये वाला देखो, रेड कैप यूज़ किया गया. ठीक है, ब्रोकन चेन यूज़ किया गया. जस्टिस के लिए आप देखते हो ना, कोर्ट वोट जाते हो या फिल्मों में दिखता है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फीमेल होती है, हाथ में विंग स्केल होता है उसका, और आँख में पट्टी बंधी होती है, तो उसका मतलब जस्टिस. ऑलराइट, इन फ्रांस में ना एक चेहरा बनाया गया, एक फीमेल फिगर बनाया गया जिसका नाम रखा गया मरियाने, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और उसको नेशन के लिए रखा गया. ठीक है, तो मरियाने जो था, जैसे इंडिया का भारत माता है वैसे फ्रांस का मरियाने है. तो मरियाने को हर जगह यूज़ किया गया, उसकी तस्वीर को कॉइन्स में यूज़ किया गया, स्टैम्प्स में यूज़ किया गया. सिमिलरली जर्मन नेशन में ना, जर्मनी में जैसे मरियाने फ्रांस में यूज़ किया गया, जर्मन नेशन में जर्मानिया यूज़ किया गया. ठीक है, ये है जर्मानिया, ये है जर्मानिया, आप देख लो, ये है जर्मानिया. तो जर्मानिया जो है ना, एक क्राउन पहनती थी, ताज पहनती थी ओक के पत्तों का. तो ओक, जो जर्मन ओक जो है ना, वो किसका सिंबल करता है, वो किसके लिए सिंबलाइज करता है, हीरोइज्म. हीरोइज्म मतलब ब्रेवरी का उसका सिंबलाइज करता है. ठीक है, अभी कुछ हम मीनिंग देख लेते हैं, कभी कभार आ जाता है, मीनिंग पूछ लेते हैं, स्पेशली 10th के बच्चों के लिए. अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट यू नेवर नो. UPSC is like unpredictable public service commission, so anything can come from anywhere, it may come. So आप भी देख लो. all right, so broken chain का मतलब क्या है, इसका मतलब है being freed, आज़ादी. also breast plate with eagle, मतलब आर्मर जो होता है ना, जो नाइट्स लोग पहनते हैं, ये बेसिकली जर्मन एम्पायर में यूज होता था, और इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, ताकत. ऑलराइट, अब ये जो है जर्मेनिया पहनती थी क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया, हीरोइज्म. अब स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड है, इसका मतलब क्या है, हम लड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये होता है. अब स्वॉर्ड में अगर ऑलिव का जो पत्ता का और ब्रांच अगर लिपटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम और नहीं लड़ना चाहते, हम पीस करने के लिए रेडी है, विलिंगनेस टू मेक पीस. और ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर का जो फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट का इन 1848 में, इसका मतलब लिबरल नेशनलिज्म का ही है, लेकिन ये ड्यूक्स के द्वारा जर्मनी में बैन कर दिया गया था. ठीक है,
अभी लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, देख लेते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो अभी तक हमने नेशनलिज्म के बारे में फर्स्ट टॉपिक से फिफ्थ टॉपिक तक बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में, डिटेल वे में हमने पढ़ा। अभी देखते हैं इम्पीरियलिज्म क्या चीज़ है। तो क्या हुआ ना, जैसे जैसे लोगों को आज़ादी मिल गई, उन्होंने नेशन स्टेट बना लिया, वैसे वैसे ना उसके उन लोगों के अंदर से नेशनलिज्म का फीलिंग खत्म होने लगा, नेशनलिस्ट फीलिंग खत्म होने लगा। उनके अंदर ना ये इम्पीरियलिस्ट फीलिंग आने लगा। मतलब अभी उनको आज़ादी तो मिल गई, उन्होंने अपना स्टेट बना लिया, अभी उनका क्या मोटिव है कि वो चाहते हैं कि वो कब्जा करेंगे दूसरों के लैंड को और अपना टेरिटरी बड़ा करने वाले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ये कॉन्फ्लिक्ट और ये सीरियस टेंशन हमें देखने को मिलता है इम्पीरियलिज्म का, वो बल्कन एरिया में देखने को मिलता है 1871 में। ठीक है, यूरोप में। तो ये है आपका बल्कन रीजन। देख लो, जो बल्कन रीजन है बेसिकली कितने कंट्रीज का पार्ट है? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ओके, मोंटेनेग्रो। ओके, ये सब रीजन्स का मिलके बल्कन्स बनता है। और ये सब रीजन्स टोटल जो कंबाइंड जो रीजन्स के जो लोग हैं ना, उनको बोला जाता है स्लैव्स। ओके, स्लैव्स। हमें पढ़ा था स्लैव नेशनलिज्म, राइट, लास्ट वीडियो में। तो स्लैव्स उन्हें बोला जाता है। और ये जो बल्कन एरिया है ना, ये बल्कन एरिया किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर, ये जो टर्किश लोग थे ना, उनके अंदर था। तो जब बल्कन एम्पायर में नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म, मतलब देश के लिए प्रेम और नेशनल यूनिटी, इंडिपेंडेंस का एक लहर आया, तब क्या हुआ ना, उसी टाइम में ऑटोमन एम्पायर भी बिखरने लगा, टूटने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, बल्कन एरिया में एक भूचाल आ गया, एक एक्सप्लोशन हुआ, धमाका हो गया। ठीक है, नॉट लिटरल बॉम्ब ब्लास्ट, बट एक धमाका, कैसे समझाऊं, मतलब एक वेव आ गया। सबको ऐसा लगने लगा कि अब तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको मौका मिल गया कि ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ गई है, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये जो यूरोपियन टेरिटरीज थे, जो बल्कन रीजन के जो टेरिटरीज थे, रोमानिया वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने क्या करा, अपना इंडिपेंडेंस अपने आप डिक्लेयर कर दिया। तो इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल राइट के लिए, अपने नेशनलिटी के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। जो स्लैविक नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने अपने आइडेंटिटी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो बल्कन एरिया था वो काफी ज्यादा, मतलब जैसे अभी का सीरिया, ईरान इराक का सिचुएशन कैसा है, इजराइल पैलेस्टाइन, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा है। तो वैसे बल्कन रीजन में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। क्यों? क्योंकि बल्कन रीजन के जो स्टेट्स थे, जैसे देखो ये आपके सपोज रोमानिया एंड बुल्गारिया का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या चाहते थे ना, रोमानिया वाले चाहते थे कि मैं अपना स्टेट बड़ा करूं, लेकिन बुल्गारिया के स्टेट को कब्जा करके। बुल्गारिया का भी सेम है, मैं भी अपना बड़ा करूंगा लेकिन रोमानिया को कब्जा करके। एक दूसरे से जलते मरते रहते थे और जिसके वजह से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। इसी टाइम में ये सब बल्कन एरिया में हो ही रहा था। इसी टाइम में पैरेलली क्या हो रहा था, जो यूरोपियन पावर्स थे ना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोग के बीच में क्या हो रहा था ना, ट्रेड को लेके, फिर कॉलोनीज, कौन कितना कॉलोनीज बनाएगा, कहाँ पे कॉलोनीज, मतलब इंडिया में कौन कब्जा करेगा, अफ्रीका में कौन कब्जा करके कॉलोनी बनाएगा, फिर अपना नेवी कौन स्ट्रांग करेगा, मिलिट्री कौन स्ट्रांग करेगा, इन सब को लेके ना एक जंग छिड़ी हुई थी, कंपटीशन छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा दुश्मनी छिड़ी हुई थी। तो ये जो पावर्स थे ना, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन लोग के बीच में ना एक काफी ज्यादा ना कंपटीशन था कि कौन ये बल्कन रीजन को हटाएगा, पूरा कब्जा करेगा, उसमें अपना पावर एस्टेब्लिश करेगा और कंट्रोल करेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सब जो पूरा सिचुएशन है, इतने बड़े बड़े पावर्स का एक छोटे से बल्कन रीजन पे कब्जा करने का जो अपना क्या बोलते हैं, अपना सोच है, अपना उनका जो मकसद है, राइट। और ऑलरेडी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बल्कन स्टेट्स में, छोटे छोटे अपने रोमानिया बुल्गारिया अपने अपने में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चिंगारी लग गई थी। ठीक है, तो अभी ये नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म के साथ मिलके यूरोप में एक डिजास्टर पूरा क्रिएट कर दिया 1914 में। और 1914 में क्या स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या होता है, ये बल्कन रीजन में ही मेन बेसिकली
लड़ाई स्टार्ट होती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। साथ में क्या होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे जो जो कंट्रीज ये यूरोपियन पावर्स के कॉलोनीज बन चुके थे ना, उनके अंदर एक फीलिंग आया कि अभी हमें ये इम्पेरियल डोमिनेशन के अंदर नहीं रहना है, हमें इनके अंदर नहीं रहना है, हम कॉलोनी बन के नहीं रहेंगे, हमें अपना नेशन स्टेट चाहिए, हमें अपना नेशनल यूनिटी चाहिए, हम अपना आइडेंटिटी चाहते हैं, हम मतलब इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो ये जो कंट्रीज थे ना, उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना, रिवॉल्ट करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक तो वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे और बाकी जो इनके कॉलोनीज थे इन्होंने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, आई होप आपको काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा। ओके, सो कुछ भी समझ नहीं आता है देन मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू पर्सनली ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ आई थिंक अगर वो कमेंट में एक्सप्लेन करने नहीं है, उसको इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट तो कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ भी है, फीडबैक देना है, प्लीज गिव द फीडबैक सो वी नो कि आपको क्या चाहिए, हमें क्या इम्प्रूव करना है। ऑलराइट, सो आप प्लीज कीजिए एंड मेक श्योर कि आप लाइक करें इस वीडियो को। ऑलराइट, बिकॉज हमारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा होता है, टीम का एफर्ट लगा होता है, मेरा एफर्ट लगा होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस। ओके, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, जैसे हम कुछ भी डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। So thank you so much for watching till now. May God bless you. Bye.